हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कंक्लूड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट जो है पहले डल चुका है, तो आज हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को फेवर करते हैं कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ मस्ट, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। तो उनका ये मानना है कि अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है, क्योंकि वहाँ पे एक जो है प्लान्ड अथॉरिटी होती है जो कि रिसोर्सेज को देखती है। जो भी लिमिटेड सोर्सेज होते हैं तो देखती है कि हमने किस तरह से उनको अचीव करना है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। उसी तरह जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करनी है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो ये भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से बेटर तरीके में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी लाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं उनकी फ्लक्चुएशन, उनका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होता है कि यहाँ पे हम जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं दे आर डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ नीड्स। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो प्लानिंग फॉर्मुलेट करती है, तो ये देखती है कि हमारे पास नेचुरल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमी की लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करती है और ताकि लोगों की जो मैक्सिमम वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। उसी तरह बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज साउट टू बी अचीव्ड इन बैलेंस्ड मैनर बाय प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे होता है कि क्योंकि यहाँ पे ये मतलब असेस करते हैं कि हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव और किस तरह से क्या है कि हर हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन, ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा किस तरह से हम रीजनल बैलेंसेस जो है, इम्बैलेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉपर ताकि वेल्थ के अंदर जो प्रोडक्शन है उसकी इंक्रीज़ हो सके। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस तरीके से किस तरह से अचीव करना है। प्रॉपर यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि नेचुरल सोर्सेज हमारे उन चीज़ों के अंदर नहीं यूज़ होने चाहिए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के अंदर यूज़ होनी चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, लोगों की नीड सेटिस्फाई हो सकती है। और लेस इनक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होता है कि जो पुअर और रिच का गैप है उसको रिड्यूस करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से जो वेल्थ और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर असमानता होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स किए जाते हैं कि रिच और पुअर का जो गैप है उसको कम किया जा सके, क्योंकि जो रिच पर्सन होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वो जो टैक्स कलेक्शन होती है तो वो गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पे होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं प्रिवेलेंट वेज रेट पे, उन सबको काम मिलना चाहिए। और उसी तरह इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या होता है, फॉर साइटेडनेस जो होती है, क्योंकि जब ये प्लान आउट करते हैं तो ये फ्यूचर को भी असेस करते हैं, फ्यूचर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, फ्यूचर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब ये टारगेट फिक्स करते हैं तो फ्यूचर को भी जो है कंसिडर करते हैं। और उसी तरह आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग के जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, तो उनका ये व्यू पॉइंट है एंड ऑफ द कंज्यूमर सवरेनिटी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कंज्यूमर की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है। देखो यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी जो है
कंज्यूमर की नीड्स को असेस करते हुए चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है। बट स्टिल जो चीज़ें वास्तव में कंज्यूमर को चाहिए होती है, कंज्यूमर जो है दैट इज़ द किंग। तो चीज़ें जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाई जाती, तो कंज्यूमर जो है किंग। कंज्यूमर की जो फ्रीडम है कि ये चीज़ें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं मैन्युफैक्चर होती। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो प्लानिंग अथॉरिटी है, कहने को होता है कि जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। पर ये सब कुछ प्लानिंग अथॉरिटी की फ़िलॉसफी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की वेस्टेज ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो डाटा है वो कई बार अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने किस तरह से जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको दूर करने हैं, कौन सी चीज़ें हमने सही प्रोड्यूस करनी है। तो सर्वे का मेथड सही नहीं होता और स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है रिलायबल नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है लैक ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो इंटायर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो होती है गवर्नमेंट के हैंड्स में सेंट्रलाइज्ड होती है। तो गवर्नमेंट जिस तरह से प्लानिंग अथॉरिटी को मोल्ड करती है उसी तरह से प्लानिंग होती है। उसी तरह क्या है कि देखो जो एग्रीकल्चर के साथ जो प्लानिंग है वो सही नहीं बन पाती। एग्रीकल्चर जो होता है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और नेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर के लिए प्लानिंग है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो यहाँ पे लोगों का इनिशिएटिव भी नहीं होता। लोग जो है रॉबोट की तरह, एक मशीन की तरह काम करते हैं। और उसी तरह देखो जो प्राइसेस हाई होती हैं बट वर्कर जो होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते। तो प्राइसेस और वेजेस के अंदर जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। और उसी तरह जब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है तो सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होता है। तो वो रिजिडिटी जो है सिस्टम के अंदर क्रिएट कर देता है। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है मिसिंग होती है। अब हम देखते हैं नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो अल्पविकसित देश हैं वहाँ पे प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है। देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। देखो वहाँ पे सप्लाई और डिमांड ऑफ कैपिटल दोनों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। और मार्केट के अंदर क्या होता है कि मतलब सब कुछ इम्परफेक्ट होता है, बैलेंस नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना और प्लान तरीके से डेवलप करना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो विशियस सर्कल है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसके अंदर हम असेस कर सकते हैं कि लोगों को किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनकी जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किस तरह से कर सकते हैं। और उसी तरह अल्पविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर नहीं होते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतने रिसोर्सेज और इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारे सेक्टर्स को डेवलप कर सकें। और उसी तरह रिसोर्सेज की भी कमी होती है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्की और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे गेस्टेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि सरकार को खुद अपना जो पब्लिक सेक्टर है वो सेटअप करने के लिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे लो लेवल ऑफ इनकम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो जिसकी वजह से लोग पुअर होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी होती है, लो प्रोडक्शन है, लो इनकम है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो जिसकी वजह से प्लानिंग की नेसेसिटी पड़ती है। और उसी तरह इकोनॉमिक आर्थिक असमानता भी होती है लोगों के बीच में। वेल्थ और इनकम जो होते हैं कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड होते हैं। तो रिच पीपल जो होते हैं वो उन्हीं चीज़ों की गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जहाँ से उनको मुनाफा ज़्यादा होता है, और गरीबों की वो ज़्यादातर जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो वहाँ पे गरीबों की एक्सप्लॉयटेशन होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो ये जो रिच और पुअर का गैप है उसको इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से ही ब्रेक किया जा सकता है। और उसी तरह इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अल्पविकसित देशों में इस वजह से भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम लो होती है। इनकम लो होती है तो सेविंग लो होती है, सेविंग लो होती है तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, तो जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है।
और उसी तरह अल्पविकसित देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो देश जो है डेवलप नहीं हो पाते। ट्रांसपोर्ट के मींस, पावर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और अल्पविकसित देशों के अंदर जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सफिशेंट नहीं होता है, इनएडिक्वेट होता है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अल्पविकसित देशों के अंदर जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड होती है, स्किलफुल नहीं होती, बैकवर्ड होती है, तो जिसकी वजह से बेरोज़गारी की प्रॉब्लम समस्या जो है फेस करते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर तो छिपी हुई बेरोज़गारी भी होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होता है कि लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसी तरह ही जो अनबैलेंस स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन होता है, चाहे देखो यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर है या मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो अल्पविकसित देश होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स जो होता है यहाँ पे डेवलप नहीं होता। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के से माध्यम से इनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अंडर डेवलप कंट्री के अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सेलरेट करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो प्लानिंग एक वो माध्यम है जिसके द्वारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन कंट्रीज़ के अंदर पॉसिबल हो सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो प्रॉब्लम है इन देशों के अंदर, कि अल्पविकसित देशों के अंदर देखो सबसे जो पहले प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन की, कि जो पॉपुलेशन है इसको हम किस तरह से, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है कि किस तरह से हमने उसको अचीव करना है, किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली एलोकेट करना है, किस तरह से ग्रोथ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। फिर है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो हैवी इंडस्ट्री में करनी है, स्मॉल स्केल में करनी है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लगाना है या सोशल वेलफेयर के अंदर लगाना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो फेस किए जाते हैं। फिर उसके बाद लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना है, कैपिटल इंटेंसिव को टेक्निक को यूज़ करना है, तो इसके अंदर भी चॉइस ऑफ टेक्निक के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। फिर होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने किस तरह से मोबिलाइज करना है, इंटरनली, एक्सटर्नली। तो इंटरनल सोर्सेज जो है टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग, प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट फिनांसिंग। तो उसी तरह ही जो कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि इनकम लो होती है, तो जिसकी वजह से सेविंग लो होती है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इज़ लो, और कैपिटल आउटपुट रेशो जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पे क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सही नहीं होती, क्योंकि जब तक सही तरीके से हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक एफिशिएंट मशीनरी चाहिए होती है। फिर उसी तरह क्या होता है कि अल्पविकसित देशों के अंदर जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, इवन जो लोग होते हैं वो भी कॉपरेट नहीं करते। नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लानिंग: जनरल एंड पार्शियल, सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, inducement and reduction, physical and financial, democratic and totalitarian, prospective and perspective, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्शियल प्लानिंग। तो सबसे पहले जनरल प्लानिंग से क्या है कि देखो जितनी भी इकोनॉमिक के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब की प्लानिंग की जाती है, सारे सेक्टर्स को के रिगार्डिंग जो है प्लानिंग की जाती है: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इरिगेशन, पावर, सोशल सर्विसेज। तो यहाँ पे ये भी डिसीज़न लिए जाते हैं कि जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं उनको हमने अलग अलग सेक्टर के अंदर किस तरह से एलोकेट करना है। और जो पार्शियल प्लानिंग है, तो पार्शियल प्लानिंग के अंदर देखो यहाँ पे जनरल प्लानिंग जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल्ड प्लानिंग है, लेकिन पार्शियल प्लानिंग के अंदर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्लानिंग होती है डैट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेक्टर के। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस है, या इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के ऊपर ही फोकस है। तो यहाँ पे हम टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो सेक्टर के अंदर हमने लगाना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो मेथड है शॉर्ट टर्म मेथड है। फिर उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रलाइज्ड
प्लानिंग है तो यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लानिंग को फॉर्मुलेट करती है। इसको हम प्लानिंग फ्रॉम द अबव भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो बेसिक पॉलिसी एंड टारगेट जो है डिसाइड करती है। फिर उसके बाद है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग जो है डैट इज़ फ्रॉम दी बिलो। तो ये प्लान जो है लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मुलेट करती हैं। और यहाँ पे उसके बाद है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ऑल दी प्लानिंग एक्टिविटी जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसके अंदर होता है कि जो भी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, वो वैसे का वैसा ही रहता है। देखो जो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होती है यहाँ पे होता है कि हमने अपने सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर चेंजेस लानी है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर प्लानिंग अडॉप्ट की जाती है वो इसी नेचर की है। तो यहाँ पे होता है कि प्लानिंग के द्वारा जो है हमने चेंज लानी है, एक न्यू सोशलिस्टिक पैटर्न जो है वो इमर्ज होगा। फिर उसके बाद है फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो फिजिकल प्लानिंग के अंदर क्या है कि ये एग्रीगेट प्लानिंग होती है। यहाँ पे हम पार्ट्स के अंदर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा असेसमेंट किया जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो जो भी हमारे फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं उनको देखते हुए हम अपने टारगेट जो है फिक्स करते हैं। और यहाँ पे जो प्लानिंग होती है वो रियल फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर की जाती है। तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग होती है वो भी ये देखा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। और उसी तरह देखो जो फिज़िकल प्लानिंग होती है यहाँ पे हम जो है यूनिट वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्लान्स होते हैं रियल रिसोर्सेज को हम लेते हैं। जैसे हमने बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि फूड ग्रेन को कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्लोथ की कितने मीटर्स के अंदर प्रोडक्शन करनी है। तो यहाँ पे जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं वो अवेलेबल फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज को देखते हुए किए जाते हैं। और ये उसके बाद है फिनेंशियल प्लानिंग। देखो जो फिनेंशियल प्लानिंग है यहाँ पे हम मनी की टर्म के अंदर के इतने वैल्यू जो है उन चीज़ों को हमने प्रोड्यूस करना है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या है, सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम किस तरह से खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेट्स किया जाता है कि हमने जो टोटल पैसा खर्च करना है और उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मुद्रा के रूप में हम इसको अवेलुएट करते हैं। फिर उसके बाद है प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट एंड प्लानिंग बाय डायरेक्शन। तो इंड्यूसमेंट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है मोटिवेट करती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, उनको सुटेबल इंसेंटिव जो है देती है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किया जाता है कि भाई ये चीज़ें प्रोड्यूस करो, ये चीज़ें कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करो, इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज़्म के द्वारा जो है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम होती है बट कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस चेक्स भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली एंटरप्रेन्योर के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कई चीज़ें होती हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो प्लानिंग बाय डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक अफेयर होते हैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग होती है वहाँ पे कमांड के द्वारा होती है, डायरेक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसा मतलब गवर्नमेंट कहती है वैसा ही डिसीजन लिया जाता है। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसीजन लेती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ऑल डिसीजन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हैं वो इसी अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। उसी तरह प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। देखो जो प्रोस्पेक्टिव है ये शॉर्ट टर्म होती है, तो ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग का ही होता है। ये शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारे क्या टारगेट्स हैं ये उसके अंदर फोकस करती है। और उसी तरह जो पर्सपेक्टिव होती है ये लॉन्ग टर्म के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये देखा जाता है कि ये इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारे जो गोल्स हैं उसके बेसिस पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं।
तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स एंड प्रोग्राम जो है दे आर चॉक्ड इन शॉर्ट टर्म प्लान्स। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट का टारगेट क्या है, नेशनल इनकम का क्या है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स को एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कंसेंट, उनकी पार्टिसिपेशन होती है। और इंडिया के अंदर वी हैव डेमोक्रेटिक प्लानिंग। तो यहाँ पे जो लोगों की डिज़ायर और एस्पिरेशंस होती हैं उसको कंसिडर किया जाता है, लोगों की जो कॉपरेशन है उनको कंसल्ट किया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है। तो जब भी ये सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाती है तो वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर कंसिडर्ड। टोटलिटेरियन और कम्युनिस्ट प्लानिंग के अंदर देखो क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जाता है। गवर्नमेंट जो है किसी को पूछती नहीं है, सब कुछ प्रोडक्शन जो है, सब कुछ जो डिसीजन होते हैं दे आर कंट्रोल बाय द स्टेट। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है कि डिटेल प्लानिंग बनाती है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो होता है वो काम करता है, लोगों का वेलफेयर भी कई बार सेक्रीफाइस किया जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो इस तरह की इकोनॉमी जो है चाइना के अंदर है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन जो है क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो ये जो प्लानिंग है रिजिड प्लानिंग होती है।